हेलो एवरीवन। तो हम एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं लूसेंट से, और इसमें की कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रोमन लैटिन राइटर्स से। तो यहाँ पे भी हम पोटोलेमी तक पढ़ चुके थे। अब देखते हैं जस्टिन। तो 2nd सेंचुरी एडी इनका टाइमलाइन है, और ये रोमन हिस्टोरियन थे। कौन थे? रोमन हिस्टोरियन। और इनका जो वर्क है, इन्होंने लिखा एक टेक्स्ट, उसका नाम है इपीटोम। ठीक है, समरी ऑफ अ रिटन वर्क। ठीक है, इपीटोम का क्या मतलब हुआ? समरी ऑफ अ रिटन वर्क। और उनका टेक्स्ट जो है किसके ऊपर बेस्ड है? तो ग्रीक अकाउंट्स के ऊपर, जो भी ग्रीक लोगों ने लिख रखा था उसके ऊपर बेस्ड है। तो उनके टेक्स्ट में हमें जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पता चलता है। ठीक है, विद द पावर सीजिंग बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पता चलता है, जो इंडियन कैंपेन था अलेक्जेंडर द ग्रेट का, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या चीज़ें होती है वो सब कुछ है। तो जस्टिन रोट अबाउट द रोल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू अपरूट ग्रीक पावर। तो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीक लोगों को भगा देते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, जब अलेक्जेंडर का डेथ हो जाता है उसके बाद। ठीक है, एज इट वर द योक ऑफ सर्विट्यूड फ्रॉम इट्स नेक एंड पुट हिज गवर्नर्स टू डेथ। तो हुआ क्या? जब अलेक्जेंडर के डेथ के बाद उनके गवर्नर्स और जो भी सारे लोग रह गए थे, तो उनको एक तरीके से मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। और इस तरीके से फिर जो है और ये जो लिबरेशन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये सेंड्रोकोटस के द्वारा। तो सेंड्रोकोटस कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि अलेक्जेंडर के डेथ के बाद फिर अलेक्जेंडर का जो भी ग्रीक लोग थे, रह गए थे, जो गवर्नर थे, तो उनको जो है सेंड्रोकोटस के द्वारा मार दिया जाता है। जो वहाँ के लोग होते हैं वो भी रिवोल्ट करते हैं। और लीड कौन कर रहा होता है इसको? तो सेंड्रोकोटस। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। तो बेसिकली ग्रीक लोगों को नॉर्थ वेस्ट इंडिया से भगा देते हैं ये। देन चाइनीज़ राइटर के बारे में अब देख लेते हैं। तो चाइनीज़ राइटर, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ चाइनीज़ राइटर के बारे में तो बार बार ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सुमा चाइनीज़, टाइमलाइन है 145 BC टू 85 BC। ठीक है, तो ये जो है सुमा चियन, नॉट चाइनीज़, सॉरी, सुमा चियन। तो ये फर्स्ट चाइनीज़ राइटर थे जिन्होंने लिखा इंडिया के बारे में अपने टेक्स्ट में हिस्टोरिकल मेमोयर्स। तो इनके टेक्स्ट का नाम था हिस्टोरिकल मेमोयर्स। ठीक है, देन पनको एंड फने। पनको एंड फने आते हैं। जैसे बेसिकली आप ज़्यादातर देखिएगा तो लोगों को क्या याद होता है? फाइयन के बारे में याद होता है, हुनत्सांग के बारे में याद होता है। ठीक है, फिर इसके बाद भी आयतसांग भी आते हैं। तो इन लोगों को ज़्यादातर इनके बारे में ही पता होता है। लेकिन क्या सिर्फ यही लोग आए थे? नहीं, इनसे पहले और भी लोग आए थे। तो एक तो सुमा चियन है जो कि फर्स्ट चाइनीज़ राइटर थे। अब ये फर्स्ट हैं तो इसीलिए आप इनको याद रख लीजिए। और इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा उनके टेक्स्ट में हिस्टोरिकल मेमोयर्स। देन पन खो एंड फने। ठीक है, 378 से 445 AD में आते हैं। एनल्स ऑफ द अर्लियर हंस। ठीक है, रिटन बाय पान खो। तो ये लिखते हैं एनल्स ऑफ द अर्लियर हंस, पान खो लिखते हैं। और एनल्स ऑफ द लेटर हंस ये लिखते हैं फाइने के द्वारा। तो पानको और फाइने दो लोग हैं। ठीक है, पानको फाइने एक नहीं समझना है। तो पानको लिखते हैं एनल्स ऑफ द लेटर हंस। ठीक है, एनल्स ऑफ द अर्लियर हंस। तो अर्लियर हंस लिखा जाता है पानको के द्वारा, और एनल्स ऑफ द लेटर हंस लिखा जाता है फाइने के द्वारा। ठीक है, और इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है कुषाण रूलर के बारे में। ठीक है, तो कुषाण रूलर का इंफॉर्मेशन पानको और फाइने। ठीक है, पानको के द्वारा क्या लिखा जाता है? एनल्स ऑफ अर्लियर हंस, और फाइने के द्वारा लिखा जाता है एनल्स ऑफ लेटर हंस। ठीक है, और कुषाण रूलर के बारे में जो वैल्यूएबल हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, कुषाण रूलर में होते हैं काजूला कडफसिस और भीमा कडफसिस। तो भीमा और काजूला कन्फेसिस के बारे में इन जो है राइटर के बुक में हमें पता चलता है। देन फाहियन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल से आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, 399 टू 414 AD फाहियन इंडिया आते हैं। इनका टाइमलाइन है 399 से 414 AD में। तो ये इंडिया आते हैं 399 AD में। ठीक है, कौन सी किंग होते हैं उस टाइम इंडिया में? गुप्ता रूलर होते हैं। गुप्ता रूलर में चंद्रगुप्त II, जिनको क्या कहा गया? विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त II रूल कर रहे होते हैं उस टाइम। फाहियन आते हैं और वो इंडिया में आके 15-16 साल करीब रहते हैं। ठीक है, तो वो इंडिया बेसिकली क्यों आते हैं? बेसिकली टू कवर एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ विनय पिताका, कि इनको जो है विनय पिताका की ओरिजिनल कॉपी वगैरह मिल सके। तो बेसिकली तो एम यही होता है। ठीक है,
कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनको मिल सके। आफ्टर रिटर्न टू चाइना ही रोट हिज ट्रेवल अकाउंट नेमली फो क्यो की। फिर क्या होता है, जब ये चाइना वापस जाते हैं तो वो लिखते हैं ट्रेवल अकाउंट फो क्यो की। ये भी आपको याद रखना चाहिए, फो क्यो की, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। ठीक है, फिर फो क्यो की में क्या है, रिकॉर्ड्स, मतलब इसका है रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। तो ये बुक अगर देखें तो अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में ये मिलता है, और यहाँ पे हमें जो है इंडिया के बारे में सफिशिएंट पता चलता है, जैसे हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर क्या था गुप्ता पीरियड का, और इट इज़ रिटन फ्रॉम बुद्धिस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सो देयर इज़ अ लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमें जो है बुद्धिस्ट या रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा गया है, इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर का लैक देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी हमें इंडिया की हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो फाहियन से रिलेटेड क्या बात पता चला, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम आते हैं, टाइमलाइन इनका 399 टू 414 AD, 15-16 साल तक ये रहते हैं। फो क्यो की ये लिखते हैं, फो क्यो की का मतलब है रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। ठीक है, मतलब ट्रेवल अकाउंट होता है ये। देन सांगयून, सुंगयून, सांगयून नहीं सुंगयून, जो भी प्रोनाउंस कीजिए, 518 टू 22 AD में ये आते हैं, और ये इंडिया आते हैं इन द क्वेस्ट ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए ये भी आते हैं, और फिर ये चाइना चले जाते हैं विथ 170 महायाना टेक्स्ट, और ये अपने साथ 170 महायाना टेक्स्ट लेकर के भी जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि चाइना से जो ये लोग आ भी रहे थे तो ये टेक्स्ट वगैरह लेने के लिए आ रहे थे। देन ह्यून त्सांग, ठीक है, ये इनका टाइमलाइन है 629 टू 45 AD, ये इंडिया में आते हैं 629 AD में। इस टाइम पे रूल कौन कर रहा था, तो हर्षवर्धना रूल कर रहे थे, द रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, वर्धन डायनेस्टी के रूलर हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, और ये इंडिया में 13 से 14 साल तक जो है रहते हैं, रहे थे। ठीक है, 13-14 साल तक, 629 टू 45 AD तक। उसके बाद ये जो है इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नालंदा महावीरा में पढ़ते हैं 2 साल तक। ठीक है, इन 641 AD ही रीच्ड कांची इन द रीन ऑफ नरसिंहवर्मन I। तो फिर ये जो है 641 में कांची भी पहुंचते हैं। ठीक है, कांची जहाँ पे कि नरसिंहवर्मन I, ठीक है, मामल ये रूल कर रहे थे, पल्लवा रूलर जो है रूल कर रहे थे। ठीक है, पल्लवा रूलर ऑफ कांची। तो ये कांची पहुंचते हैं और वहाँ फिर रहते हैं लंबे टाइम तक, और इन्होंने एक ट्रैवल अकाउंट लिखा जिसका नाम रहता है सीयो की। अब आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये जो कांची जाते हैं इस टाइम रूलर कौन होता है, इस टाइम किंग कौन होते हैं, तो नरसिम्हवर्मन I। ठीक है, पल्लवा रूलर, और इनके अकाउंट का नाम है सीयू की, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसका मतलब हुआ। तो ये जो अकाउंट था, द अकाउंट कंटेन्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, कल्चर एंड कल्चर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है हिस्ट्री एंड कल्चर, स्पेशली जो है हर्षवर्धन के लाइफ के बारे में, और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस, एजुकेशनल सिस्टम उस टाइम का, ये सारी चीज़ें थी। तो वो ट्रूली एक गैजेटर हैं। इनका अकाउंट जो है हमें देखने के लिए मिलता है कि स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रीट सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स ऑफ इंडिया। तो इस यहाँ पे अच्छे से हिस्टोरिक इवेंट्स पता चलता है। ठीक है, और वो जो है हुन रूलर के बारे में भी लिखते हैं। हुन रूलर होते हैं मिहिर कुला, उस टाइम पे थे, तो उन्होंने जो है उनके बारे में भी लिखा हुआ है, मिहिर कुला के बारे में, हुन रूलर। ठीक है, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्ता रूलर बलदित्या। तो ये जो हुन रूलर मिहिर कुला हैं, ये किसके कॉन्टेम्प्रेरी हैं, तो गुप्ता रूलर बलदित्या। तो जो बलदित्या गुप्ता रूलर हैं उसी के कॉन्टेम्प्रेरी हैं। ठीक है, याद रखना है कि हुनर रूलर भी आते हैं। कौन कहते हैं ये सारी बात, तो हमें जो है हुन त्सांग के अकाउंट में मिलता है, और इनके अकाउंट ये जो लिखते हैं सीयू की, ये सीयू की लिखते हैं, और इनका लिखते हैं ये फोकयू की। वो फोकयू की, फाहियन से फोकयू की, एफ से याद रख दीजिए नाम, कि एफ से फाहियन, एफ से फोकयू की, और ये लिखते हैं, इनका हुन त्सांग नाम है, ये सीयू की लिखते हैं। ठीक है, और जो है कॉन्टेम्प्रेरी रूलर बलदित्या। ठीक है, ये मिहिर कुला जो है कॉन्टेम्प्रेरी थे गुप्ता रूलर बलदित्या के, ब्रह्मगुप्त के, और सम अदर हु पेट्रोनाइज द नालंदा महावीरा। तो इन सारे लोगों के बारे में भी पता चलता है, बुद्धगुप्त और भी कुछ लोग थे जिन्होंने पेट्रोनाइज किया था नालंदा महावीरा को। ठीक है, तो इनको जाना जाता है, इज़ नोन एज किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो ये इतनी जगह घूम चुके हैं कि इनको किंग और प्रिंस
ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है हुनत्सांग को। तो उनके अकाउंट से क्या पता चलता है कि हुन रूलर मिहिर कुला जो है ये भी कॉन्टेम्प्रेरी किसके हैं, गुप्ता रूलर बलादित्य का, बुद्धगुप्त का और कुछ और लोगों का जिन्होंने पैट्रनाइज किया था नालंदा महावीरा को। ठीक है, देन देखते हैं हुयू ली। ठीक है, इन्होंने एक बायोग्राफी लिखा ऑफ हिज फ्रेंड हुनत्सांग, नेमली लाइफ ऑफ हुनत्सांग। तो ह्यूली ने बायोग्राफी हुनत्सांग पे ही लिखा और वो इससे भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। देन नेक्स्ट आइत्सांग। ठीक है, ये और बाद में आते हैं 673 to 95 AD में, और ये इंडिया आते हैं कैसे, सी रूट वाया सुमत्रा, सुमत्रा होकर के ये सी रूट से आते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि ये नालंदा महावीरा में 10 साल रहते हैं। कितने साल, 10 साल। और ये लिखते हैं संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है, एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखते हैं। ही रोट अ ट्रेवल अकाउंट, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलय आर्कीपेलागो। तो ये जो है काफ़ी सारे ट्रेवल अकाउंट लिखते हैं और ट्रेवल अकाउंट का क्या नाम है, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया और मलय आर्कीपेलागो। और ये जो टेक्स्ट है तो डज नॉट गिव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी हमें प्रीसियस इन्फॉर्मेशन पता चलता है अबाउट संस्कृत लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन। देन नेक्स्ट देखें तो आइत्सांग ने ऑटोबायोग्राफी लिखी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफीज लिखा फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क्स का। तो इससे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ जो इंडिया में था उस टाइम पे उसका। और आइत्सांग रेफर्स टू श्री गुप्ता। अब ये श्री गुप्ता के बारे में भी बताते हैं, जो कि बिलीव किया जाता है कि श्री गुप्ता जो है फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, देन अब देखते हैं हुई चो, इससे ये 727 AD में आते हैं। रेफर्स टू द डूइंग्स ऑफ मुक्तापिदा ऑफ कश्मीर। ठीक है, एंड यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। तो ये बताते हैं मुक्तापिदा ऑफ कश्मीर एंड यशोवर्मन ऑफ कन्नौज के बारे में। देन मतवालीन 13th century AD में ये इंफॉर्मेशन देते हैं ईस्टर्न कैंपेन ऑफ हर्षवर्धना द वर्धना रूलर। तो ये मतवालीन जो है इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, और हर्षवर्धन मीन्स जो वर्धना रूलर है उनके बारे में। ठीक है, उनका जो ईस्टर्न कैंपेन होता है उसके बारे में बताते हैं। देन मोहान 15th century AD, ये इंडिया आते हैं कब, 1406 AD में, और ये बंगाल विजिट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मोहान आते हैं, ये बंगाल विजिट करते हैं। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी सच एन इनरिच्ड रीजन। तो ये देखते हैं कि इंडिया तो काफ़ी इनरिच्ड है। ठीक है, तो वो तारीफ करते हैं एक तरीके से। ही प्रेज द मैन्युफैक्चर थिंग्स ऑफ बंगाल, कि जिस तरीके से बंगाल में चीज़ें बन रही हैं उनके बारे में ये तारीफ करते हैं। ठीक है, देन अब कुछ तिब्बतन राइटर हैं, थोड़े बहुत हैं, देख लेते हैं। तो तारानाथ 12th century AD टाइमलाइन है। तो ये पॉपुलर तिब्बतियन हिस्टोरियन है और इनका वर्क क्या है, कंगयूर तंगयूर, कंगयूर एंड तंगयूर। और ये टेक्स्ट जो है हमें इंफॉर्मेशन देते हैं एंशियंट पीरियड के बारे में, कि इस टाइम पे इंडिया कैसा था, एंशियंट पीरियड ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। देन धर्मस्वामी 13th century AD टाइमलाइन है। तो ये इंडिया आते हैं और ये भी स्टडी करते हैं नालंदा महावीरा में 3 साल के लिए, 1234 से 36 AD तक। ठीक है, तो ये 3 साल जो है पढ़ाई करते हैं। तो हम तिब्बतन में अगर देखें तो तारानाथ एक हो गए, देन धर्मस्वामी। ठीक है, तो तारानाथ और धर्मस्वामी। और इधर हमने चाइनीज़ देखा, सुमा चीन, पान को एंड फाइने। ठीक है, देन फाहियन जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें से आपको फाहियन के बारे में नहीं भूलना है, आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते इसको भूलना। ठीक है, देन हुनत्सांग या जुनत्सांग, थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंट भी होता है कभी कभी, तो ये हुनत्सांग के बारे में आप नहीं भूल सकते हैं। देन आइत्सांग, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आइत्सांग और सिंग जो भी है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट आपको एसेंस समझना है कि क्या मैं मतलब बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, और उनका क्या योगदान है वो। तो ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम हम सुनते ही रहते हैं। मोहान के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। देन अब हमने तिब्बतन के देखा, 2 हैं, एक तारानाथ, दूसरा धर्मस्वामी। अब देख लेते हैं अरेबियन राइटर्स के बारे में। इस अरेबियन राइटर्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो सुलेमान टाइमलाइन अगर देखें तो 851 AD, तो ये कौन थे, अरब मर्चेंट थे। ठीक है, और ये फर्स्ट अरब ट्रैवलर थे जिनका ट्रैवल अकाउंट अवेलेबल हमें मिला है। और उन्होंने सेल किया कहाँ पे, ऑल कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। तो हर जगह इन्होंने विजिट किया कोस्टल एरियाज में।
Then he came to India in 1851 AD during the reign of प्रतिहार किंग मिहिर भोज। तो याद रखना ये कब आते हैं, जो सुलेमान हैं ये आते हैं प्रतिहार किंग मिहिर भोज वन के टाइम पे, ठीक है, 1851 में। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 9th सेंचुरी में ये आते हैं 1851 में। ही स्टेड एट द कोर्ट ऑफ अमोघ वर्षा। तो अमोघ वर्षा के कोर्ट में रहते हैं, अमोघ वर्षा के कोर्ट में ये रहते हैं। द राष्ट्रकूटा रूलर, तो अमोघ वर्षा कौन होते हैं, राष्ट्रकूटा रूलर। एंड वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज माइट एंड प्रोस्पैरिटी। तो सुलेमान जो है बहुत खुश हो जाते हैं अमोघ वर्षा का जो भी प्रोस्पैरिटी था या किंगडम था उसको देख करके, और वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है सिलसिला अल तवारिख, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन क्या क्या चीज़ करना है, एक तो करना है प्रतिहार किंग मिहिर भोजा के टाइम पे ये आए थे, अमोघ वर्षा के कोर्ट में ये रहे थे, तो इसको आपको अंडरलाइन करना है, अरब मर्चेंट थे, ठीक है। इतनी चीज़ को आप अंडरलाइन कर लें अपने बुक में। देन ही रोट अ बुक नेमली सिलसिला उत तवारिख, सिलसिला उत तवारिख लिखते हैं, किताब का नाम है, ठीक है। देन ही डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ अर्लियर हाफ ऑफ 9th सेंचुरी। तो जो 9th सेंचुरी के अर्लियर हाफ में हो रहा था तो उसके बारे में ये सारी चीज़ों को बताते हैं। और इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा रूलर जो उस टाइम थे, इन तीनों के बारे में हमें जो है एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। और उन्होंने क्या कहा कि पाला एम्पायर रुहमा, ठीक है, पाला एम्पायर को कहा रुहमा, ठीक है। रुहमा मीन्स धर्म और धर्मपाला, तो उन्होंने पाला एम्पायर को क्या कहा, रुहमा कहा, और रुहमा मतलब होता है धर्म या धर्मपाला। और गुर्जर प्रतिहारा को उन्होंने कहा जुर्ज, ठीक है। तो जुर्ज, ही रोट जुर्ज हैड द फाइनेस्ट हॉर्सेस। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है, जो ये गुर्जर प्रतिहारा हैं इन लोगों के पास बहुत अच्छे हॉर्स हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हॉर्स हैं। तो इन्होंने जुर्ज किसको कहा, गुर्जर प्रतिहारा लोगों को जुर्ज कहा। ही कॉल्ड द किंग ऑफ डेक्कन बलहारा, और जो डेक्कन के किंग थे उनको कहा बलहारा। तो किसको जनरली बलहारा कहा उन्होंने, वल्लभ राज को, ठीक है, आइडेंटिफाइड एज वल्लभ राज। तो ये बात आपको याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहारा को उन्होंने जुर्ज कहा और कहा कि जुर्ज के पास फाइनेस्ट हॉर्स है, और रुहामा कहा उन्होंने पाला एम्पायर को, ठीक है। और इंडियन ओशियन को यानी हिंद महासागर को उन्होंने कहा दरियाए हरगंद, दरियाए हरगंद। तो पहला सुलेमान 851 AD, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा सबके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। देन नेक्स्ट देखते हैं इब्न खुर्दहबी, इब्न खुर्दहबी 864 AD। तो ये एक अरब जोग्राफर थे और ये लिखते हैं अ बुक नेमली किताबल मसलीक व ममलीक। क्या लिखते हैं, किताबल मसलीक व ममलीक लिखते हैं ये, ठीक है। द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स। तो ये जो किताबल मसलीक व ममलीक है इसका मतलब है द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम। सो उनके बुक में जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। 9th सेंचुरी में इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में ये बताते हैं। और ये जो है पहले पर्सन थे जितने भी अरब जोग्राफर्स थे उनमें से कि जिन्होंने जो है बताया कि 7 कास्ट है, 7 कास्ट ऑफ हिंदूज़। तो उन्होंने बताया कि 7 कास्ट है हिंदूज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। इनका किताब का क्या नाम है, किताबल मसलीक व ममलीक, ठीक है। देन अल बिलादूरी। तो इनकी जो है मृत्यु कब होती है, 892 AD में। तो इन्होंने लिखा है फुतह उल बुल्दान, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने, फुतह उल बुल्दान। तो ये डिस्क्राइब करता है सिंध कन्क्वेस्ट बाय अरब की, कैसे सिंध को कन्क्वेस्ट किया गया था अरब के द्वारा, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो अल बिलादूरी ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए सुलेमान के बारे में। देन ये आपको अल बिलादूरी के बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने लिखा फुतह उल बुल्दान और इन्होंने सिंध कन्क्वेस्ट बाय अरब्स इसको डिस्क्राइब किया है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं अल मसूदी। तो इनका अगर टाइमलाइन देखें तो डाइड 956 AD, ठीक है। तो ये एक अरब ट्रैवलर थे और इन्होंने इंडिया को विजिट किया कब, 915 AD में, इन द रेन ऑफ गुर्जर प्रतिहारा। तो जब गुर्जर प्रतिहारा थे 915 AD में, तब जाकर के ये आते हैं, ठीक है। तब किंग कौन थे, महिपाला 1। ही कॉल्ड गुर्जर डायनेस्टी अल गुर्जर, ठीक है। तो इन्होंने गुर्जर डायनेस्टी को क्या कहा, अल गुर्जर कहा,
ठीक है, गुर्जर डायनेस्टी को अल गुजर, एंड देयर रूलर्स को बरुआ, और उनके जो भी रूलर्स थे उनको बरवा कहा। और इन्होंने लिखा मुरुजुल जहाब लिखा, और इन हिज टेक्स्ट ही डिस्क्राइब्ड हॉर्सेस एंड कैमल्स ऑफ महिपाला वन। तो इन सारे टेक्स्ट में उन्होंने डिस्क्राइब किया जितने भी घोड़े और कैमल थे महिपाला वन का, ठीक है, द प्रतिहारा किंग। और इन्होंने डिस्क्राइब किया पान के बारे में, बीटल लीफ। तो ये ना आपको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पान के बारे में, बीटल लीफ के बारे में कौन बताते हैं? अल मसूदी बताते हैं। कब आते हैं ये? तो महिपाला वन जो है गुर्जर डायनेस्टी के टाइम पे, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम पे आते हैं, ठीक है। और ये डिटेल में बताते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बीटल लीफ है। ही गिव्स अ फेयरली गुड अकाउंट ऑफ अरब प्रिंसिपैलिटीज ऑफ मुल्तान एंड मंसूरा। और हमें जो है अच्छा खासा जानने के लिए मिलता है जो अरब प्रिंसिपैलिटीज़ था मुल्तान का और मंसूरा का। तो ये और भी काफ़ी सारे चीज़ अरब से भी रिलेटेड हमें जानने के लिए मिलता है, ठीक है। देन देखते हैं इब्न हवकाल का टाइम क्या है? 943 to 79 AD, और ये मर्चेंट थे बगदाद के। ये बगदाद से इंडिया आते हैं, ठीक है। कहाँ से? वाया डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप। तो ये यूरोप अफ्रीका घूमते हुए आते हैं और ये विजिट करते हैं राष्ट्रकूटास के टाइम पे। और इन्होंने लिखा है अस्कल अल विलाद, ठीक है। ही मेड अ कार्टोग्राफिक मैप ऑफ सिंध, और ये सिंध का भी मैप बनाते हैं। और ये पहले पर्सन थे अरब जोग्राफर्स में जिन्होंने अटेम्प्ट किया कि जो है लेंथ और ब्रेथ जो है इंडिया का डिफाइन किया जा सके, ठीक है। और दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एनी फॉरेनर टू डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब इन्होंने ट्राई किया इंडिया के बाउंड्री को जो है करने का, तो इसलिए आपको जो है ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने इंडिया की बाउंड्री बनाने की कोशिश करी पहली बार। देन अल बिरूनी, जिससे कि ये अब आप अगर कुछ भी याद ना रहे, आप अल बिरूनी को तो याद रखोगे ना। 973 to 1048 AD, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोलती हूँ कि अगर ये भी याद ना रहे तो एटलीस्ट इसको रखो, क्योंकि होता क्या है ना कि इतने सारे नाम के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ना अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवीजन कर लेना, और आप सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को हाईलाइट करके अपने बुक में और आप 1-2 बार देखोगे तो डेफिनेटली इतना तो है कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे एग्जाम में। अगर आपको एग्जैक्ट याद भी ना हो लेकिन इतना तो आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है, ठीक है। तो अल बिरूनी के बारे में देखिए, तो उनका पूरा नाम था अबू रहियान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी, बट ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अल बिरूनी। सब कोई उन्हें अल बिरूनी के नाम से जानते थे। इसका मतलब होता है उस्ताद, टीचर या मास्टर, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ख्वाजरिम ऑफ उज्बेकिस्तान में हुआ था। और इनको जो है कैप्टिवेट किया गया था मोहम्मद गजनी के द्वारा। तो जो महमूद गजनवी थे, द सुल्तान ऑफ गजनी, तो गजनी के सुल्तान थे। तो जब खुया बैटल हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने जो है क्या किया था, अल बिरूनी को भी बंदी बना लिया था और उनको अपने साथ गजनी लेकर के आ गए थे। और उनके मल्टी टैलेंट से वो इतना खुश हुए कि उन्होंने जो है तो महमूद गजनवी ने उनको क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया और अपॉइंटेड हिम नजूमी के रूप में अपॉइंट कर लिया। नजूमी का मतलब कोर्ट एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजर के रूप में उनको जो है अपॉइंट कर लिया। पहले तो बंदी बना के लाए थे लेकिन उनके मल्टी टैलेंट को देखते हुए उन्होंने अपॉइंट कर लिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड in 1019 AD, Al-Biruni came to India with their patron महमूद गजनवी and stayed in पंजाब। तो हमें क्या देखने के लिए मिला? नेक्स्ट क्या हुआ कि 1019 AD में अल बिरूनी इंडिया आते हैं, किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ, और पंजाब में रहते हैं बहुत सालों तक। वहाँ पे वो संस्कृत लैंग्वेज सीखते हैं और जो है काफ़ी सारे बुक्स वगैरह के बारे में वो पढ़ते हैं, फ़िलॉसफी सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं। इसीलिए इनको टाइटल दिया गया विद्यासागर, द ओशन ऑफ नॉलेज बाय हिंदूज़। तो इनको विद्यासागर जो है नाम दिया गया क्योंकि ये बहुत पढ़ते थे, स्कॉलर थे, ज्ञानी थे, इस वजह से, ठीक है। देन आफ्टर रिटर्न टू गजनी ही कंपाइल्ड अ बुक इन अरबिक लैंग्वेज। अब ये आपको याद रखना है कि उन्होंने जो एक बुक लिखा जिसका नाम है तहकीक हिंद। क्या नाम है? तहकीक हिंद। कौन से लैंग्वेज में? अरबिक लैंग्वेज में। कब लिखते हैं ये? जब गजनी ये वापस जाते हैं, ठीक है। तहकीक हिंद मतलब इंक्वायरी इनटू इंडिया और रियलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कब लिखते हैं? 1029 से 30 AD में। दिस बुक इज़ ऑल्सो कॉल्ड तारिक हिंद। तो जो ये तहकीक हिंद है इसको तारिक हिंद कहा जाता है, ठीक है।
तो तारीख़ हिंद कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और किताबुल हिंद कहा जाता है द बुक ऑफ इंडिया। तो जनरली आप देखें तो आप जो है ना किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको तारीख़ हिंद पूछ दिया गया या तहकीक हिंद पूछ दिया गया तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है मुझे नहीं पता, या ठीक है ये अल-बिरूनी ने नहीं लिखा है। बिल्कुल अल-बिरूनी ने ही लिखा है। तो इस किताब का क्या क्या नाम है आप देख लीजिए, तहकीक हिंद, इंक्वायरी इनटू इंडिया और रियलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसी किताब को तारीख़ हिंद मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसी किताब को किताबुल हिंद मतलब बुक ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इस बुक में जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन है इंडियन सोसाइटी और कल्चर के बारे में और अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज जैसे लाइक इंसाइक्लोपीडिया इसके बारे में। और ये माना जाता है कि ये एक बेस्ट फॉरेन अकाउंट है इंडिया के बारे में, क्योंकि इसमें जो है एक्सटेंसिवली और ऑथेंटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी देखने के लिए मिलता है और कल्चर देखने के लिए मिलता है, जो कि इससे पहले किसी ने भी नहीं लिखा था। इसीलिए आप बार बार देखेंगे कि अल-बिरूनी की इस किताब के बारे में कहा जाता है। देयरफॉर अल-बिरूनी को माना जाता है कि फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट हैं। ये क्या है? फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट इनको माना जाता है, और इनको टाइटल दिया जाता है रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। क्या टाइटल दिया जाता है? ही वॉज गिवन द टाइटल रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी, क्योंकि इंडिया के बारे में इतने डिटेल में अगर कोई लिखता है तो यही लिखते हैं। देन एक बात आपको और याद रखने की ज़रूरत है, जो ये मेगास्थनीज है, ठीक है, इसको बिलीव माना जाता है कि इंडोलॉजी की शुरुआत इन्होंने ही करी है, मेगास्थनीज की, क्योंकि इन्होंने ही इंडिया के बारे में लिखना शुरू किया है, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ दो शॉर्ट कमिंग्स देखने के लिए मिलता है बुक का। एक तो पहला फर्स्टली अगर हम देखें तो अल-बिरूनी कहते हैं प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन हिज ओन टाइम। तो यहाँ एक शॉर्ट कमिंग्स यही देखने के लिए मिलता है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन क्या था इंडिया का, तो ये अल-बिरूनी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। देन सेकेंडली ही रोट फ्रॉम व्हाट ही रीड नॉट फ्रॉम व्हाट ही सॉ। मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया, तो जो पढ़ा उसने उसी में से लिखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो देखा उस टाइम अपना एक्सपीरियंस से उन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये जो है उनका इन्फॉर्मेशन अब उनके पर्सनल नॉलेज के ऊपर बेस नहीं है, बल्कि उन्होंने जो किताबों में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो अल-बिरूनी की किताब है उसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, जिसका नाम है अल-बिरूनीज इंडिया। तो इसको एडवर्ड सी सचाऊ इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए, इसको अल-बिरूनी को रियल फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट, द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी कहा गया। तो अब ये सब अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल शॉक्ड नहीं हो जाना है कि ये तो बिल्कुल कहाँ से आ गया, क्योंकि ये बेसिक जो बुक है लूसेंट उससे पूछा जा रहा है ना। तो फिर जो है ये कम से कम बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ वैसे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बट एटलीस्ट जितना हो सके हम याद कर सकें, ठीक है। तो एडवर्ड सी सचाऊ। देन नेक्स्ट देखते हैं इन द वर्ड्स ऑफ जैरेट। तो जैरेट के वर्ड्स में ये क्या कहते हैं कि दिस बुक is a magic island of quite impartial research in the midst of world of clashing swords, burning towns, plundered temples। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये बुक तब लिखा गया था जब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई, युद्ध और बर्निंग टाउन्स, टेम्पल को प्लंडर किया जा रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इन्होंने जो है काफ़ी इम्पार्शियल रिसर्च करके अच्छे से इंडिया के बारे में बताया है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। ये भी इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखना आपको 1304 से 1369 एडी इनका टाइमलाइन है। इनका पूरा नाम देखें तो इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता वॉज अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लवाल तांगी इब्न बतूता। भाई बहुत बड़ा नाम है, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा नाम क्या था? फुल नेम ऑफ इब्न बतूता वॉज अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लवाल तांगी इब्न बतूता, ठीक है। तो ये नाम था उनका काफ़ी बड़ा, और इनका जन्म हुआ था 1304 एडी में एट टैंजियर्स इन मोरक्को ऑफ अफ्रीका। तो ये इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, अफ्रीका से। तो ये मोरक्कन अफ्रीकन ट्रैवलर थे। और 1333 एडी में ही केम टू इंडिया इन द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये कब आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आते हैं, द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। और मोहम्मद बिन तुगलक उनको जो है वेलकम करते हैं, और अपॉइंट करते हैं काजी के रूप में। काजी मीन्स जज, ठीक है, जज ऑफ दिल्ली।
तो इब्न बतूता इस पोस्ट पे काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, लगभग 1342 एडी तक। उसके बाद उनको भेज दिया जाता है चाइना एज द एम्बेसडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना तक वो नहीं पहुंच पाते हैं नाव की वजह से। जो शिप से वो जा रहे होते हैं उसमें कुछ इशू होता है, डूबने लगता है, सिंक होने लगता है, तो इन सारे इशूज़ की वजह से वो जा नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन वो वो डिस्क्राइब करते हैं इंडियन ट्रैवल इन विच ही गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो इनके जो भी इससे बुक से हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। और ये डिस्क्राइब करते हैं द रीज़न एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि क्या कारण था और क्या परिस्थिति था उस टाइम पे जो दिल्ली से जो है देवगिरी शिफ्ट किया जाता है। देवगिरी मीन्स दौलताबाद, तो जो कैपिटल शिफ्ट किया जाता है दिल्ली से दौलताबाद, तो आखिर क्यों किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1345 एडी में वो क्या करते हैं, रहते हैं इन द कोर्ट ऑफ गयासुद्दीन मोहम्मद। तो अब ये गयासुद्दीन मोहम्मद के कोर्ट में फिर रहते हैं, ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद दामघन शाह, ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद दामघन शाह सुल्तान ऑफ मदुरई। तो ये मदुरई के कोर्ट, सुल्तान ऑफ मदुरई के कोर्ट में रहते हैं। और 1353 एडी में फिर वो वापस आ जाते हैं अपने नेटिव प्लेस तंगियर्स इन मोरक्को में, ठीक है। और ये 1355 एडी में ये एक बुक लिखते हैं अरबिक लैंग्वेज में जिसका नाम क्या रहता है, रिहला, ठीक है, ट्रैवल रिहला, किताबुल रिहला या रिहला। और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1369 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इब्न बतूता से याद रखना है, तो ये याद रखना है कि ये मोरक्को से आए थे, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको वेलकम किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में ये काजी थे। फिर इनको चाइना भेजा जाता है लेकिन ये किसी कारणवश जा नहीं पाते हैं, ठीक है। देन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी ये बताते हैं कि आखिर क्यों इन्होंने दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया था अपनी कैपिटल को। फिर ये गयासुद्दीन मोहम्मद दमघन शाह के कोर्ट में रहते हैं, सुल्तान ऑफ मदुरई के। देन फिर ये वापस चले जाते हैं अपने नेटिव प्लेस तंगियर्स इन मोरक्को और वहाँ पे जाकर के ये किताब लिखते हैं अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो किताबुल हिंद भी अरबिक लैंग्वेज में था और किताबुल रिहला, ये रिहला जो है ये भी अरबिक लैंग्वेज में था। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1369 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो हमें देखने के लिए मिलता है साहिबल दिनुमारी, ठीक है। साहिबल दिनुमारी टाइमलाइन 1348 एडी और ही वॉज रेसिडेंट ऑफ डेमस्कस सीरिया। तो ये डेमस्कस जो है सीरिया के रेसिडेंट थे और ये इंडिया कभी नहीं आते हैं, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलता है, जो भी इंडिया आए हुए होते हैं लोग और वापस जाते हैं, उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलता है तो वो एक उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक किताब लिखते हैं, मसालिका अबसारी ममालिका असार, ठीक है। मसालिका अबसारी ममालिका असार एक किताब लिखते हैं 1348 एडी में। और ये जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होता है इंडिया का उसके बारे में बताते हैं। देन अब्दुल रज्जाक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। 1413 से 82 एडी इनका जन्म होता है हेरात अफगानिस्तान में 1413 एडी में। और फिर ये जो है काजी थे, ठीक है, काजी एट द कोर्ट ऑफ शाहरुख। तो शाहरुख के कोर्ट में ये काजी थे। शाहरुख कौन था, द सन ऑफ तिमूर लांग एंड सुल्तान ऑफ समरकंद। तो ये शाहरुख जो है समरकंद का सुल्तान था, पर्सिया का, ठीक है। तो उसको शाहरुख के द्वारा भेजा जाता है एज एन एम्बेसडर टू द जैमोरीन ऑफ कैलिकट। तो ये कैलिकट में आते हैं, जो जैमोरीन होते हैं कैलिकट में, तो उनके कोर्ट में यहाँ पे उनको भेजा जाता है एम्बेसडर बना के, राजदूत बना के। देन अप्रैल 1443 एडी में ये विजिट करते हैं विजयनगर एम्पायर को, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है और अब्दुल रज़ाक के बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो अप्रैल 1443 एडी में ये विजिट करते हैं विजयनगर को ड्यूरिंग द रीन ऑफ देवराया टू। तो देवराया टू के टाइम पे ये विजिट करते हैं और ही स्टेड इन द कैपिटल सिटी विजयनगर फॉर 6 मंथ और वहाँ जाकर के ये 6 मंथ रहते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि अब्दुल रज़ाक कब आते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लें। देवराया टू के टाइम पे विजयनगर में 6 मंथ के लिए ये रहते हैं, ठीक है। ही वॉज ओवर अवेड विद द साइज एंड ग्रैंड्यूनर ऑफ द सिटी विजयनगरा। ही सेज द सिटी इज सच दैट आई हैज़ नॉट सीन
eyes has not seen nor ear heard of any place resembling it upon the whole earth। तो ये विजयनगर को देख करके इनका इतना मतलब ग्रैंड और इतना बड़ा शहर, इतना खूबसूरत शहर वो देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इतना भव्य ना कभी आंखों ने देखा है, ना कानों ने कभी सुना है कि पूरे अर्थ में, पूरे पृथ्वी में ऐसा भी कोई जगह है। ये अब्दुल रज्जाक कहते हैं। ठीक है, किसके बारे में? विजयनगर के बारे में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप जो है बिल्कुल इसको याद रखें। अब्दुल रज्जाक विजयनगर एम्पायर विजिट करते हैं। ये जैमुरीन ऑफ कैलिकट, ठीक है, यहाँ आते हैं। कहाँ, किनके पास? जैमुरीन के पास इनको भेजा जाता है शाहरुख के द्वारा। ये कौन होते हैं शाहरुख? ये सुल्तान ऑफ समरकंद होते हैं। ठीक है, द सन ऑफ तिमूर लांग एंड सुल्तान ऑफ समरकंद। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, तो जो ये अब्दुल रज़ाक का डॉक्यूमेंट है, तो इससे हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं ऑन द टोपोग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ ऑफ विजयनगरा। और बिसाइड मतलब इस टेक्स्ट के माल्टा असदम व मज़मा उल बहरेन, तो ये अपना उनका ये जो टेक्स्ट होता है वो ये भी लिखते हैं माल्टा असदन व मज़मुल बहरेन, द राइजिंग ऑफ 2 पायस स्टार एंड कंजक्चर ऑफ 2 सीज। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करते हैं मैरीटाइम ट्रेड थ्रू हिंद महासागर, मतलब इंडियन ओशन ड्यूरिंग 14 to 15 सेंचुरी। तो ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। ठीक है, कि जो है ट्रेड हुआ करता था, मैरीटाइम ट्रेड हिंद महासागर के थ्रू। ठीक है, देन अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने लिटरेरी सोर्स देखा कि एंशिएंट इंडिया को हम कैसे जान सकते हैं या हिस्ट्री को हम कैसे जान सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो इंडिया में अगर देखें तो आर्कियोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैड बिगिन बाय यूरोपियंस। तो इससे पहले इतना ध्यान नहीं जाता था कि चीज़ों को देखा जाए या पुरानी चीज़ों को सर्च किया जाए, खोद के देखा जाए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान कब गया? यूरोपियंस ने शुरू की सारी एक्टिविटी। तो एक एमिनेंट ओरिएंटलिस्ट थे जिनका नाम था सर विलियम जोन्स, 1746 से 94 एडी में। तो इन्होंने फाउंड किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कैलकाटा में 1784 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस। तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कैलकाटा में फाउंड किया 1784 में। फिर जब वो एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं एशियाटिक सोसाइटी में, वर लिमिटेड टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो शुरू में तो इनका ध्यान जाता है लैंग्वेज और लिटरेचर में, लेकिन धीरे धीरे जो ये एशियाटिक सोसाइटी है, बट सून सोसाइटी हैड टू नोटिस आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो ये लोग फिर पहले तो लैंग्वेज और लिटरेचर, फिर बाद में इन लोग आर्कियोलॉजी पे भी ध्यान देने लगते हैं। मतलब काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन को कलेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखा गया, ठीक है, कि इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा नहीं जा पा रहा है। इन इंस्क्रिप्शन में जो भी लिखा हुआ है इनको पढ़ा नहीं जा पा रहा है, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट भी कुछ है नहीं, तो पता नहीं कैसे इसको पढ़ा जाए। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, 1799 to 1840 एडी इनका टाइम लाइन है। तो ये कौन होते हैं आखिर? जेम्स प्रिंसेप के बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है सिविल सर्विसेज में भी। तो जेम्स प्रिंसेप जो है कौन है? मिनिस्टर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। तो ये एक मिनिस्टर होते हैं एशियाटिक सोसाइटी में, और फाउंडिंग एडिटर ऑफ जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, और ये फाउंडिंग एडिटर भी होते हैं एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल का। बाय डेसिफरमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो आपको याद ये रखना है ये क्या है नहीं है, उससे भी ज़्यादा आपको ये याद रखना है कि जेम्स प्रिंसेप का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन जो भी इंस्क्रिप्शन मिल रहा था इनको अगर पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या था ये उस टाइम पे, ये तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इन्होंने डेसिफर किया कि डेसिफरमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इन्होंने डेसिफर किया 1837 में। और आफ्टर दैट ही सक्सीड टू डेसिफर अशोकन इंस्क्रिप्शन। उसके बाद जो है जैसे ही इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया तो फिर ये अशोक की इंस्क्रिप्शन को पढ़ पाए। ठीक है, डेसिफर कर पाए अशोकन इंस्क्रिप्शन को, और खरोस्ती स्क्रिप्ट को भी समझ पाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जेम्स प्रिंसेप का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये कौन थे? अ मिनिस्टर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड फाउंडिंग एडिटर ऑफ जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, और इन्होंने डेसिफर किया ब्राह्मी स्क्रिप्ट को 1837 में। ठीक है, इसी वजह से हमें अशोक के बारे में या जो भी चीज़ें हैं आज हम इतनी सारी चीज़ें जानते हैं, हमें पता चल पाया।
देन जॉर्ज टर्नर 1799 से 1842 एडी, तो ये कौन थे, एक ऑफिसर थे सिलोन के, सिलोन मीन्स श्रीलंका, तो ये क्या कौन थे, सिविल सर्वेंट थे। तो फॉरवर्डेड द रिसर्च वर्क रिगार्डिंग इंडियन आर्कियोलॉजी बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रियदासी, तो प्रियदर्शी विथ मौर्यन किंग अशोका एज मैंशनड इन एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो फिर इनको जो है ये भी जॉर्ज टर्नर, ये ऑफिसर थे श्रीलंका के, तो इनको भी पता चलता है इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में, प्रियदासी के बारे में, ठीक है। प्रियदासी किसके साथ कनेक्ट किया जाता था, प्रियदासी किसको कहा गया, या प्रियदर्शी इसको मौर्यन किंग अशोका को कहा गया, तो फिर ये सब चीज़ें भी पता चला, ठीक है, जो कि मेंशन था बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, तो फिर और भी चीज़ें पता चलने लग गई। देन सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी आपको नहीं भूलना है, तो ये एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे, डिप्यूटेड इन बंगाल, ये बंगाल में डिप्यूटेड थे, और वॉज वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क ऑफ जेम्स प्रिंसेप, तो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया जो भी वर्क था जेम्स प्रिंसेप का। देन सर अलेक्जेंडर कनिंघम, आपको एक और चीज़ के लिए याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इनको अपॉइंट किया गया था एज आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है, इसको फाउंड कब किया गया था, 1869 में, ठीक है। कौन से वाइसरॉय थे उस टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग, तो यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि लॉर्ड कैनिंग जो है वाइसरॉय थे, ठीक है, और इस टाइम पे फाउंड किया जाता है आर्कियोलॉजी इस्टेब्लिश किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कब फाउंड किया जाता है, 1861 में, ठीक है। Then, for his great contribution in the field of Indian archaeology, Sir Alexander Cunningham is called Father of Indian Archaeology। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Father of Indian Archaeology कौन है, आप इंडियन आर्कियोलॉजी के पिता किसको कहेंगे, तो होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। देन 1885 में क्या होता है कि कनिंघम जो है अपने पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद जो है जेम्स बर्गेस, ठीक है, इस पोस्ट पे आ जाते हैं। और अब उसके रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1889 एडी, क्योस स्प्रेडेड देयर दैट प्रोलॉन्ग्ड फॉर अबाउट 13 ईयर्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारा क्योस जो है इनके रिटायरमेंट के बाद स्प्रेड हो जाता है, जो कि लगभग काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब 20th सेंचुरी का बिगिनिंग होता है, तो फेवरेबल कंडीशन फिर देखने के लिए मिलता है, इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नर जनरल और वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, क्योंकि यहाँ हमने देखने के लिए मिला कि जेम्स बर्गेस के बाद यहाँ कुछ केओस देखने के लिए मिलता है, कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। देन फिर बाद में 20th सेंचुरी में फिर से ध्यान जाता है आर्कियोलॉजी के ऊपर, और गवर्नर जनरल जो है कुछ फेवरेबल कंडीशन लेकर के आते हैं लॉर्ड कर्जन जो है, और ये सेटअप करते हैं सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, तो ये बनाते हैं सेपरेट डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी का, और अपॉइंट किया जाता है फिर सर जॉन मार्शल को। तो आपने जॉन मार्शल का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लोग थे, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं सर जॉन मार्शल, और ये होते हैं डायरेक्टर जनरल किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1902 में ये आते हैं, ठीक है, 1902 में। और मार्शल जो है इस पोस्ट को होल्ड करते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, 26 ईयर के लिए, ठीक है। और यहाँ से फिर हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है। तो सर जॉन मार्शल जो है अपने एसोसिएट्स के हेल्प को लेकर के, जैसे दयाराम सहनी जिन्होंने डिस्कवर किया हड़प्पा का 1921 में, देन रखाल दास बनर्जी इन्होंने डिस्कवरी की मोहनजोदड़ो की 1922 में, देन अर्नेस्ट मैकी इन्होंने डिस्कवरी की चानूदारो की। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दयाराम सहनी ने क्या डिस्कवर किया, हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया, दयाराम सहनी ने। देन रखाल दास बनर्जी इन्होंने क्या डिस्कवर किया, तो डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो। देन अर्नेस्ट मैकी इन्होंने डिस्कवर किया चानूदारो को। देन ऑरेल स्टेन सुत्का गेंडोर को ऑरेल स्टेन जो है खोजते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से फिर ये सक्सीड फर्स्टली टू कम इन लाइट द रूइंस ऑफ एंशिएंट सिटी, फिर पता चलता है कि हाँ ठीक है इस तरीके से कुछ एंशिएंट सिटी था, अब इसका हमें कुछ बचा खुचा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। देन फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है डिस्कवरी इंडस सिविलाइजेशन का किया जाता है 1924 में, ठीक है। खोजा तो जा चुका है 1921 में ही, लेकिन 1924 में जो है डिस्कवरी के बारे में बताया जाता है सर जॉन मार्शल के द्वारा, ठीक है। और रिवील किया जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन जो है ये हमारे हिस्ट्री का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एक तरीके से हमारे हिस्ट्री का स्ट्रीम ही पूरा बदल जाता है। इन other words, it was the turning point in Indian history. Now India was placed on global map because it has antique civilization. तो अब जो है इंडिया को ग्लोबल मैप में प्लेस किया जा सकता था क्योंकि इंडिया के पास एक इतना पुराना सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो भी डेवलप्ड सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इंडस वैली का जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरा लेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लूसेंट के बुक से ही कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल मैप बिकॉज इट हैड एंटीक सिविलाइजेशन लाइक, जैसे कि और एंटीक सिविलाइजेशन हमारे पास मिला इंडस वैली, तो एंटीक सिविलाइजेशन जो कुछ और था, जो जैसे कि इराक में कौन सा सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्ट में इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, देन चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन था, ठीक है। तो मार्शल के अनाउंसमेंट के पहले ये बिलीव किया जाता था कि इंडिया का सिविलाइजेशन जो है वैदिक आर्यन से ही शुरू होता है, ठीक है। द फाइंडिंग ऑफ रिमेन्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन डिसअप्रूव द बिलीफ, और जैसे ही हमें इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला तो ये बिलीफ जो है डिसअप्रूव हो गया, और अब हमें पता चला कि हमारा बिगनिंग जो है हमारे इंडियन सभ्यता की शुरुआत अगर देखें तो ये 2500 साल पहले हुई थी, ठीक है, 2500 ईयर्स बैक। तो इन दिस वे हमारा जो है एंटीक्विटी की काफ़ी पुराना है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन, ये इस्टेब्लिश हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के आने से। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी भी इतना इंपॉर्टेंट है, अभी भी इतना ज़्यादा पूछा जाता है और वेटेज है। क्यों? क्योंकि इससे जब भी किसी चीज़ का असर अच्छा खासा पड़ता है या उसका वो इम्पॉर्टेंट है तो उसके बारे में क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। देन कुछ नेम देख लेते हैं, जो सर जॉन मार्शल थे उनके कुछ सक्सेसर थे, मतलब उनके बाद आते हैं। तो एच हैरगेवर और दयाराम सहनी 1931 से 1935 तक, देन जेपी ब्लैकिस्टन, के एन दीक्षित, मॉर्टिम व्हीलर, ठीक है, एनपी चक्रवर्ती, ये सब कुछ इनके सक्सेसर जॉन मार्शल के बाद आते हैं। तो यहाँ पे दो नाम आपको दिखा, जॉन मार्शल एंड दूसरा पहला जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, और एक इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने सबसे पहली शुरुआत जो करता है ना वो आपको पता होना चाहिए, जेम्स प्रिंसेप के बारे में आप नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, और सर विलियम जोन्स के बारे में जिन्होंने फाउंड किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, कलकत्ता में 1784 AD में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अब हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला, तो अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स कैसा कैसा हो सकता है इसको देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स। एक तो हमें मॉन्यूमेंट्स जो महल वगैरह जो भी ये सब कुछ मिलता है, दूसरा कॉइन, सिक्का वगैरह, देन कुछ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। तो इंस्क्रिप्शन का जब स्टडी किया जाता है तो इसको कहा जाता है एपिग्राफी, और जो स्टडी करता है तो उनको कहते हैं एपिग्राफिस्ट, ठीक है, और कॉइन के स्टडी को कहते हैं न्यूमैस्मेटिक्स, ठीक है। तो और जो इसको स्टडी करता है कॉइन को उसको कहते हैं न्यूमैस्मेटिस्ट, ठीक है। तो जो न्यूमिस्मेटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसको फाउंड किया कहाँ, इलाहाबाद में 1910 AD में, ठीक है। तो न्यूमैस्मेटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, 1910 में इसको फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। इंस्क्रिप्शन को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, एक तो फॉरेन और एक इंडिजिनस की। एक तो अपना जो इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन है, एक जो बाहर से हमें कुछ पता चल रहा है। तो बाहर की इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो एक है बोगहाज कोई इंस्क्रिप्शन 1380 BC का, बहुत पुराना। तो अर्लीस्ट डेसिफ्रेबल, मतलब डेसिफर का कहने का क्या मतलब है कि रीडेबल, पढ़ा जा रहा है। तो जो अर्लीस्ट रीडेबल इंस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग इंडिया, तो इंडिया के बारे में अगर कोई पुराने इंस्क्रिप्शन में कुछ कहा गया है तो वो बोगहाज कोई इंस्क्रिप्शन ही है, ठीक है। ये कहाँ है, एशिया माइनर टर्की में है, और इसको डिस्कवर किया गया था 1906 में बाय जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूगो विंकलर ने। और ये इंस्क्रिप्शन जो है वॉज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्ले, तो क्ले के रूप में ये पाया गया था, क्ले टैबलेट्स के रूप में, फ्रॉम बोगहाज कोई। बोगहाज कोई कहाँ है, द कैपिटल ऑफ एंशियंट हिटीज एम्पायर, ठीक है। और इस इंस्क्रिप्शन में जो है
ये कहाँ है आपको बस इतना ये पता रहे कि हाँ एशिया माइनर टर्की में है, इतना इनफ है। तो दिस इज इंस्क्रिप्शन कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अकॉर्ड बिटवीन हितानी एंड मिटानी स्टेट। तो हितानी और मिटानी स्टेट के बारे में है और मेंशन करता है 4 वैदिक डेटीज़। तो 4 वैदिक डेटीज़ के बारे में बताया जाता है इस इंस्क्रिप्शन में, और वो क्या है, इंद्रा, मित्रा, वरुणा, नसात्या। ठीक है, नसात्या मीन्स अश्विनी कुमार। तो एज ए गार्ड डेटीज ऑफ अकॉर्ड, तो इन सारे चीज़ों के बारे में बोघाज कई इंस्क्रिप्शन में कहा गया है। दीज गॉड्स आर ऑल्सो मेंशन इन ऋग्वेदा। तो कैसे समझा गया कि कुछ तो कनेक्शन है इंडिया का, तो ऐसे समझा गया कि ये सारे गॉड तो मेंशन है हमारे ऋग्वेदा में। ठीक है, तो जो बोघाज कोई इंस्क्रिप्शन है ये प्रूफ करता है कि एशिया माइनर जो है ओरिजिनल होमलैंड था आर्यंस का। तो इसी से हमें पता चलता है बोघाज कोई इंस्क्रिप्शन से कि एशिया माइनर से ही हमारे जो आर्यंस थे वो आए थे। तो इन अदर्स वर्ड इससे ये पता चल रहा है जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है ये सही है, और ये इंडिकेट कर रहा है ट्रांजिशन ऑफ आर्यंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया वाया ईरान। तो ये आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे ईरान के रास्ते। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बोघाज कई इंस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट देखते हैं बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन 520 to 18 BC एंड नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन 515 BC। तो ये जो 2 इंस्क्रिप्शन हैं ये कंसर्न्ड है किसके साथ, विद द रीन ऑफ पर्सियन और ईरानियन एम्पायर डेरियस 1 से रिलेटेड है। ये बेहुस्तिन इंस्क्रिप्शन और ये कहाँ मिलता है, फाउंड फ्रॉम बेहुस्तिन एंड नक्श रुस्तम। तो ये हमें वहाँ मिलता है, और बेहुस्तिन इंस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या है कि डेरियस 1 ने एनेक्स्ड किया था गदर को। गदर मीन्स गांधार एंड शाटागू मीन्स सप्त सिंधु को। और आफ्टर एनेक्जेशन ही कंस्टिट्यूटेड द एरिया इन 20th सत्रापी। जो 20th सत्रापी किसको कहा जाता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है इंडिया का, उसको कहा जाता था। उनका वो 20वां प्रोविंस था। ठीक है, और ये प्रोविंस जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, और इस प्रोविंस से उनको 360 टैलेंट गोल्ड डस्ट मिलता था, जो कि हमने देखा था, हेरोडोटस ने बताया था कि यहाँ से इनको इतना ज़्यादा गोल्ड डस्ट मिलता था। तो नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन के अनुसार जो पर्सियन एम्पायर डेरियस 1 थे तो ये पोजेस इन्हीं का था, ये हिंदू या सिंधु वैली। ठीक है, हिंदू या सिंधु वैली इन्हीं का था। गदर मीन्स गांधार वाला एरिया, और शाटागू मीन्स सप्त सिंधु। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, बेहुस्तिन इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ईरानियन इंस्क्रिप्शन आर रिटन इन पर्सियन लैंग्वेज। तो जितने भी ईरानियन इंस्क्रिप्शन है ये पर्सियन लैंग्वेज और क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और 1837 AD से पहले ईरानियन इंस्क्रिप्शन वर डिसिफर्ड बाय हेनरी रॉलिंसन के द्वारा ईरानियन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया था। और ये लोग भी ऑफिसर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इनको डेप्यूट करके भेजा गया था अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये भी नोटेबल है दैट अमंग फॉरेन इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया अर्लीस्ट डेसिफर इंस्क्रिप्शन जो है ईरानियन इंस्क्रिप्शन ही है। ये जो बेहुस्तीन और नेक्स्ट रुस्तम इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे इसको पढ़ा जा रहा है कि ठीक है इंडिया के बारे में चीज़ें हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स अमंग इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन द अर्लीस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन आर अशोकन इंस्क्रिप्शन। और कहा जा रहा है कि जिस इंस्क्रिप्शन को हम पढ़ पा रहे हैं हमारा जो इंडिया में है इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन में है, तो उसमें से अशोकन इंस्क्रिप्शन ही पहला पुराना इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला बेहुस्तीन इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और बोघाज कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में भी एशिया माइनर टर्की में है, और यहाँ पे भी ऋग्वेदिक गॉड के बारे में मेंशन है जो कि बताता है सेंट्रल एशियन थ्योरीज के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट कल कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली मैं इसको बहुत जल्द कंप्लीट करा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि और भी चीज़ें मुझे करनी हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि ठीक है जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी पड़ रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।